हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम जो शुरू करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक प्रोसीजर आप लोग साथियों का, और उस प्रोसीजर का जो नाम है वो नाम है साथियों ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या नाम है उसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिएगा भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करी जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आप लोगों को बहुत सिंपल बात क्लियर हो रही है कि एक कंपोनेंट है बॉडी में, और बॉडी में कंपोनेंट क्या है? उस कंपोनेंट का नाम है साथियों ब्लड। क्या नाम है? ब्लड है। और ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या किया जाता हो, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। सिंपल भाषा में बात हुई। अब ध्यान दें कि ब्लड और ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अपन नॉर्मली बात करें तो एक कंपोनेंट आरबीसी हो सकता है, एक कंपोनेंट आपका डब्ल्यूबीसी हो सकता है, एक कंपोनेंट्स आपका और बात करें तो प्लेटिलेट्स हो सकते हैं, और हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपका एक प्लाज्मा सोर्सेज हो सकता है। ठीक है। और प्लाज्मा के अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ कॉलॉइड सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। इस तरीके से ये 5 कंपोनेंट किसी भी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करे जा सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो ये ट्रांसफ्यूज करे जाने वाले कंपोनेंट हैं। अच्छा जी भाई, बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्लड का ट्रांसफ्यूज करवाने के लिए या ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो एक मेंशन वाली बात हो गई, नोट्स वाली बात हो गई कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की जब बात आए तो 5 कंपोनेंट्स हमने बता देने हैं। क्लियर? चलिएगा आगे ध्यान दें। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन के बाद में सिंपल बात अब हम आते हैं कि इसकी एग्जैक्टली अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा प्रोसीजर है, तो ध्यान दें और सिंपल भाषा में समझें। देखिएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है। सिंपल सी बात। जहां पे क्या होता है, वेयर, वहां पे ये बोल सकते हैं वेयर ब्लड, कि वहां पे क्या कहा जा रहा है, वेयर ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट बोल सकते हैं, या देयर कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज, कि ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स का क्या किया जाता हो साथियों, ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता हो, या एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता हो, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता हो, या फिर और क्लियर करना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए क्लाइंट। एक क्लाइंट के अंदर क्या कर दिया गया हो, एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया हो, वो क्या कहलाता है साथियों? आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। क्लियर बात है कि सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हुआ? वो प्रोसेस जिसमें एक पर्सन को रक्त की जरूरत है और उस पर्सन में क्या कर दिया जाता हो, रक्त दूसरे पर्सन से या रक्त ब्लड बैंक से लेकर उस पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाना ही आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में हमने बात बता दी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के क्या क्या पर्पज होते हैं। पर्पज बोले तो क्यों कर रहा हूं, तो साथियों इसलिए करे जाते हैं, पहला कि मेरी बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उस ब्लड के अमाउंट को बढ़ाने के लिए। तो पहला तो हो गया इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। दूसरे की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, तो उस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। चलिएगा, वेरी गुड। अच्छा जी, क्या हुआ? ब्लड की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ब्लड की इम्यूनिटी या बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर की या किसी पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट की
क्या साथियों, किसी पर्टिकुलर ब्लड कंपोनेंट की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई है। तो उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए है, कंप्लीट ब्लड कंपोनेंट डेफिशिएंसी, या फिर बोल सकते हैं रिफिल की जो कमी है डेफिशिएंसी की, उसे रिफिल करने के लिए, उसे रिप्लेस करने के लिए उस ब्लड के कंपोनेंट का चढ़ा दिया जाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। क्लियर बात है, बहुत सिंपल बातें हुई कि हमने 3 पर्पज पढ़े और तीनों हमारे सामने आ गए। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। इन पर्पज के बाद में नेक्स्ट जो बात आती है कि ये कहां कहां पे, पर्पज बोले तो फायदे है ना, पर्पज बोले तो फायदे, और इंडिकेशन बोले तो, इंडिकेशन का मतलब होता है साथियों कि वो सिचुएशन या वो कंडीशन जहां आप इसे अप्लाई करते हैं। ध्यान दें कहां कहां पर इसको काम में लिया जा सकता है या लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, इंडिकेशन। देखिएगा भाई, सबसे पहले इंडिकेशन नंबर 1 की बात करें, अगर किसी पेशेंट में हो रखा हो साथियों एनीमिया, एनीमिया बोले तो ब्लड की कमी हो रखी हो सर, भाई एनीमिया बोले तो ब्लड की कमी, सिंपल भाषा में कहें तो कि ब्लड की क्या हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना। पर सर एक्चुअल में ये नहीं होता, तो ब्लड में भी किसकी कमी होना साथियों, ब्लड में भी आरबीसी की कमी होना। अच्छा आरबीसी में भी किसकी कमी हो जाना, आरबीसी में भी सर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना है जी, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड सर। अब एक क्वेश्चन और बन जाए यहाँ पे, आरबीसी का मैच्योरेशन जो होता है, मैच्योरेशन बोले तो मेच्योर, वो मेच्योर जो है अडल्ट पर्सन में कितने टाइम में होती है और इन्फेंट या चाइल्ड में कितने टाइम में होती है। तो बहुत सिंपल जवाब आएगा कि अडल्ट पर्सन की अगर बात करी जाए तो कितना टाइम बोलते हैं साथियों आप, लगभग 120 दिन का टाइम जो है वो होता है, जबकि बच्चों में बात करें तो लगभग 80 डेज के अराउंड जो है वो इनका टाइम होता है। अब देखो ये वेरी करते रहते हैं, कई किताबें आपको 60 से 80 दे देगी है ना, 100 से 120 दे देगी, इसका मतलब ये नहीं है, एक एक्यूरेसी वाली डाटा पे हम जाते हैं तो ऐसा हम पढ़ते हैं। चलिए तो एनीमिया की कंडीशन में, एनीमिया के बाद में दूसरी कंडीशन की बात करें तो किसी पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, एक्सेसिव क्या हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, या फिर क्या हो गया है साथियों, ब्लीडिंग की जगह आप क्या बोल सकते हैं, हेमरेज हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया है। अब ब्लड का लॉस हो सकता है कि उस पेशेंट का क्या हो गया हो, उस पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया हो सकता है उस पेशेंट का कोई ऑपरेशन चल रहा था, आई मीन कोई सर्जरी चल रही थी, उस दौरान बहुत ब्लड का लॉस हो गया, उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, ब्लड जो है उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। चलिए भाई वेरी गुड, देखते हैं इंडिकेशन नंबर 3, किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम की सर्जरी करी जा रही है, सर्जरी बोले तो प्रोलॉन्ग सर्जरी, सर्जरी 2 तरीके से होती है, एक सर्जरी जिसका नाम होता है मेजर सर्जरी और एक सर्जरी जिसका नाम होता है माइनर सर्जरी। मेजर सर्जरी जिस सर्जरी में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो लगता हो, है ना, टाइमिंग वाली, मोर टाइम वाली सर्जरी जिसे कहते हैं, मोर टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत ज्यादा, और ये लेस टाइम, कुछ टाइम में हो जाती है। जैसे भाई एग्जांपल दे लें, एग्जांपल की बात करें तो किसी पर्सन के ब्रेन की सर्जरी हो रही है, कोई क्रेनियम सर्जरी चल रही है, काफी टाइम लगेगा। ऐसे एग्जांपल इधर मैं कहूँ किसी के स्टोन की सर्जरी होनी है तो बहुत कम टाइम में, ये एक माइनर सर्जरी है, जबकि आपकी ब्रेन बड़ी बड़ी सर्जरियां जो होती है वो मेजर सर्जरी के अंदर इंक्लूड करी जाती है। क्लियर है, तो बेटा 3 चीज हो गई है, यहां तक बता दें। क्या क्या बता दिया आपने, आपने डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद में आपने क्या बता दिया, उसके पर्पज बता दिए, पर्पज के बाद में आपने क्या बता दिया, उसके उसके जो है इंडिकेशन बता दिए, इंडिकेशन के बाद में आपने क्या बता दिया, इंडिकेशन के बाद में साथियों आपने जो बता दिया वो क्या बता दिया, उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कंपोनेंट्स बता दिए। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, हम एक एक कंपोनेंट्स को ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं आप साथियों को साथ शेयर करूंगा, वो बातें आपको जरूर जरूर ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म बना लें, या आप ऐसे करके भी लिखते चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे साथियों आरबीसी। और आरबीसी बोले तो आप क्या बोलते हैं उसे, तो आप बोलते हैं साथियों रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं भाई, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ही बोलते हैं। अगर एग्जामिनर रेड ब्लड सेल्स की जगह क्या दे दे साथियों, वो ये कह दे कि पैकेट सेल, क्या बोल सकता है, पैकेट सेल भी इन्हें ही कहा जाता है, किसको, आरबीसी को। वेरी गुड, देखो भाई बहुत बढ़िया बात है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाया जो कि ऑलरेडी अभी अभी मैंने बता दिया कि आरबीसी को मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है। तो हमने बताया कि अडल्ट में इतना और चाइल्ड में इतना। तो अडल्ट में हमने क्या कहा कि 120 डेज माने जाते हैं, जबकि चाइल्ड में कितने दिन माने जाते हैं, 80 दिन माने जाते हैं। अगर इस टाइम से पहले इन आरबीसी का क्या हो जाए साथियों, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, तो इस डिस्ट्रक्शन के कारण, इस अर्ली डिस्ट्रक्शन के कारण पेशेंट में क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, एनीमिया हो सकता है। क्लियर बात हो गई आरबीसी की। अरे ये सो नो, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, सर नॉर्मल वैल्यू क्या होती है आरबीसी की। आप इस बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जितने भी साथी हैं, है ना, क्योंकि ये वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए। याद रहे पर यूनिट भी बतानी है, बिना यूनिट के कोई भी साथी नहीं बताएगा। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। ये बात मैंने इसलिए लिखी है साथियों, मैं लिख सकता था पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लेक्चर है उसे पूरा देखें यार, हैं, पूरे लेक्चर को अटेंड करें, हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। नॉर्मल वैल्यू के बाद की नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, आरबीसी है, और इस आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं। देखिएगा वैसे तो ये सारी बातें ब्लड में पढ़ने वाली है, फंक्शन वाली, पर फिर भी मैं एक ही फंक्शन बता दूं तो ये काम क्या करती है, मोस्टली ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। क्लियर बात है क्या भाई, ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन अगर किसी के साथ बाइंड होती है तो वो आरबीसी के साथ होती है, ये सुनो। तो बिना आरबीसी के ऑक्सीजन कैरी नहीं करी जा सकती। चलिएगा भाई इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है। अरे यस और नो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एग्जामिनर या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस पेशेंट को, कौन से पेशेंट को हम आरबीसी चढ़ा दें, मोस्टली कौन से पेशेंट में चढ़ाई जाए ये पूछ रहा हूं, है ना। तो मोस्टली बेटा जो चढ़ाई जाती है वो उसमें चढ़ाई जाती है जिसमें क्या हो गया हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रखा हो। क्या हो रखा हो बेटा जी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रखा हो। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर किसी को हो गया, मतलब आयरन की कमी। आयरन की कमी, तो आयरन जो है वो, आयरन क्या करता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है ना। ब्लड बन नहीं रहा तो आरबीसी नहीं बन रही, ब्लड नहीं बन रहा तो आरबीसी नहीं बन रही, तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रही, तो आरबीसी क्या करी जानी है, बॉडी में चढ़ाई जानी है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं भी पूछ लेता हूं कि इस भारत देश में, क्या बोल रहा हूं, इस भारत देश में अगर सबसे मोर कॉमन एनीमिया देखा जाए साथियों, तो वो एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। कौन सा एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। क्लियर है क्या, वेरी गुड। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का अर्ली, क्या बोल रहा है, इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का अर्ली इंडिकेटर क्या है, कैसे पता चले आपको कि आप में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने जा रहा है। तो ध्यान दें और बात लिखिए मेरी कि वो पर्सन कैसा फील करता है, वो पर्सन फील करने लग जाता है लेथार्जी। लेथार्जी बोले तो उसे बहुत जल्दी थकान शुरू हो जाती है, वो टाइम से पहले ही किसी काम में क्या हो जाता है बेटा, थक जाता है। क्लियर हुई यहां तक की बातें भी, यस सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात है। नाउ आगे चलते हैं। देखो बातें बहुत सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं। नोट्स आप साथ ही अगर इसके पाना चाहते हैं तो आपके पास में सपोर्टिव नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दें, आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप उसे प्रिंट निकलवाएं और आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर बात है जी। चलिएगा
हम आगे चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरबीसी जो है, उस आरबीसी की बात कर रहे हैं, और उस आरबीसी में हम अब जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट आरबीसी के बारे में, वो हम बात कर रहे हैं आरबीसी के, सिंपल सी भाषा में कह दूं तो आपको स्टोरेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों? स्टोरेज के बारे में। आरबीसी को स्टोर किया जाता है, या इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है साथियों कि ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज आरबीसी, है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो। आरबीसी को लगभग 35 से लेकर और आपका 42 डेज, 35 से लेकर 42 दिन तक आरबीसी को क्या करा जा सकता है? स्टोर। एग्जामिनर कहता है मिनिमम तो 35 दिन और मैक्सिमम भी आपका 42 डेज। अगर मान लें कि सर 42 डेज ही हैं आज, तो क्या इसे चढ़ा दिया जाए? ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही चढ़ाएं, वरना इसे क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया। सर आफ्टर 42 डेज बाद में क्या करते हैं? अगर यूज आ गया तो ठीक है, वरना क्या कर दिया जाता है? इसको डिस्कार्ड जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसके अमाउंट के बारे में बताइएगा। आरबीसी का कितना अमाउंट एक यूनिट के बराबर माना जाता है? तो आरबीसी का 250 ml ब्लड पर यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों? 250 ml आरबीसी पर यूनिट आप इसे कह सकते हैं। क्लियर है कि एक यूनिट अगर ब्लड में आरबीसी देखी जाए तो लगभग कितनी आरबीसी है? 250 ml आरबीसी जो है उसमें प्रेजेंट है। क्लियर बात ना? एग्जामिनर कहता है कि कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आप इसे स्टोर करेंगे। तो साथियों 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? स्टोर। पर एग्जामिनर अप्रोक्स पूछे कि एक ही डाटा बताओ, दोनों मत बताओ, तो जवाब आएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या जवाब आएगा भाई? 4 डिग्री सेल्सियस इसका जवाब आएगा। चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई। इतनी बात होने के बाद में एग्जामिनर कहता है कि आरबीसी आप रख रहे हो, आरबीसी रख रहे हो तो आरबीसी को प्रिजर्व भी तो किया जाएगा। भाई ऐसे ही रह जाएंगी क्या आरबीसी? बिल्कुल नहीं रह सकती। तो इसके लिए आरबीसी को क्या करा जाएगा? प्रिजर्व करा जाएगा। और आरबीसी को बोला जाए कैसे प्रिजर्व किया जाता है, या एग्जामिनर कह रहा है कि वो कौन से प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं। क्या बोल रहा है साथियों? वो कौन से प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं जो क्या करते हैं, जो आरबीसी को क्या करते हैं? स्टोर रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। पहला आरबीसी को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है सीपीडी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सीपीडी की हम बात करें तो हम इसे कहते हैं सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं साथी इसको हम बोलते हैं सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। यस और नो? बिल्कुल क्लियर बात है। चलिएगा भाई, नाउ नेक्स्ट देखिएगा। पहला सीपीडी। दूसरा काम में लिया जाता है साथियों एसीडी। क्या काम में लिया जाता है? एसीडी। एसीडी का मतलब होता है एसिडिक। क्या बोल रहा हूं? एसिडिक। सी का मतलब क्या हो गया? वही आपका सिट्रेट हो गया, एसिडिक सिट्रेट। और डी का मतलब वही आपका क्या हो गया साथियों? डेक्सट्रोज जो है वो डेक्सट्रोज हो गया। तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रिजर्वेटिव क्या काम में लिया जाता है? तो साथियों आपका जो सेलाइन होता है वो भी काम में लिया जाता है, जिसे हम सेलाइन डेक्सट्रोज एडिनिन के नाम से भी जानते हैं। सेलाइन डेक्सट्रोज एडिनिन के नाम से जानते हैं। देखिएगा एग्जामिनर इतनी बातें पूछ ले और इनमें से आपसे पूछें कि मोस्ट कॉमन, इन तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा यूज किया जाता है? तो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है आपका कौन सा? सीपीडी, सिट्रेट फोस्फेट डेक्सट्रोज। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा दे और वो कहे कि लेटेस्ट
लेटेस्ट का मतलब अभी और रिसेंटली। लेटेस्ट कौन सा यूज किया जाता है, तो फिर साथियों जवाब पलट जाएगा और फिर होगा CPDA। क्या होगा? CPDA। अगेन आई रिपीट यू, CPDA। ये एग्जाम में 5-7 बार तो पूछ लिया गया है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 2-5 बार क्या 5-7 बार कम से कम और पूछा जाएगा। तो ध्यान रहे क्या होता है प्रिजर्वेटिव एजेंट, आपका CPDA होता है। क्लियर है सर? ये प्रिजर्वेटिव एजेंट जो है एक्चुअली में काम क्या करते हैं, इन्हें लगाया क्यों जाता है? इन्हें इसलिए लगाया जाता है ये, क्योंकि साथियों ये आपकी जो आरबीसी है उस आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या काम करते हैं? आरबीसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कि उन्हें क्या नहीं होने देते, सिंपल सी भाषा में आप कह दें कि बिना एनर्जी के नहीं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो खत्म हो जाएंगे। तो क्या करते हैं ये? न्यूट्रिशन देते हैं। पहला प्रिजर्वेटिव का काम ये हो गया। दूसरा प्रिजर्वेटिव और क्या काम करते हैं, तो इस आरबीसी का जो लाइफ स्पाज्म है, लाइफ स्पाम है, मतलब जीने की जो क्षमता है उसे भी क्या करते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं, उसे भी बढ़ा देते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है साथियों कि क्या नहीं करने देते, आरबीसी को ये एंटी कोगुलेंट नहीं होने देते। क्या नहीं होने देते? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट बोलूं तो कलेक्शन, क्लोट नहीं बन पाता, और क्लोट नहीं बनने देने के कारण इसे हम काम में लेते हैं। तो क्या हो गए साथियों, ये आपके प्रिजर्वेटिव एजेंट जो हैं वो प्रिजर्वेटिव एजेंट हो गए। चलिएगा भाई, यहां तक बता दिया है ना? वेरी गुड। नाउ इतनी बात बताने के बाद में एग्जामिनर और आगे चला जाता है क्वेश्चन पूछने की पद्धति में। या हमें पता होना चाहिए, हम प्रोसीजर या किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अब एग्जामिनर कह रहा है कि नाउ अब बारी आ गई किसकी? अब बारी आ गई है आपके ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूज कर रहे हो आप, क्या करना शुरू कर दिया आपने? आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करना शुरू कर दिया है। तो कितनी देर में आपको इस आरबीसी को ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए? तो बेटा 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर दे। अगर लेस देन 2 घंटे, लेस देन 2 आवर आरबीसी कर दे तो क्या हो जाए सर? और मोर देन 4 आवर, ज्यादा टाइम लग जाए तो क्या हो जाए? तो ध्यान दे लेना, अगर 2 घंटे से कम लगा दिए, कम में ही पूरी यूनिट आरबीसी चढ़ा दिया आपने, तो ध्यान रहे बेटा उसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में फ्लूइड जो होगा उस फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा। और जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो ये कोज कर सकता है शरीर में दिल का फेल हो जाना, हार्ट फेल जिसे कहेंगे हैं जी। और 4 घंटे से ज्यादा लगा दिया तो ये कोज कर सकता है इन्फेक्शन, और ब्लड के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों सेप्टिसीमिया कॉज कर देगा। तो ध्यान देने वाली बात है। फिर एग्जामिनर कहे एक ही रेंज बताओ दोनों में से, तो जवाब आएगा कि मात्र 3 घंटे के लिए क्या कर दो इसे, 3 घंटे के अंदर अंदर इसको क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्लियर है? एग्जामिनर कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है और ब्लड जो है हमारे पास में लगभग मान लेते हैं हम 250 ml आरबीसी है और इसे 3 घंटे के अंदर अंदर चढ़ानी है, तो कितना ml पर हावर मैं उस पेशेंट को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करूं? तो साथियों अप्रोक्स 85 ml जो है 85 से 90 ml पर हावर आपको क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। एग्जामिनर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे किसके हिसाब से बताओ, मुझे बताओ ml पर मिनट के हिसाब से साथियों। तो लगभग 1 से 2 ml पर मिनट के हिसाब से क्या करा जाता है, ट्रांसफ्यूज करा जाता है। क्लियर है? अगर मिनट में पूछे तो 1 से 2 ml, अगर घंटे में पूछे तो 80 से 85 ml। एग्जामिनर के अभी भी कीड़ा शांत नहीं हुआ और अब उसने क्या कह दिया कि वो कह रहा है कि एक पेशेंट को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और शुरू ही हुआ है, तो स्टार्टिंग 15 मिनट
शुरुआती 15 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो कितनी ड्रॉप पर मिनट करना है, समझ रहे हो क्या, कितनी ड्रॉप पर मिनट करना है? तो साथियों जवाब होगा 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। कितना बोला मैंने? 10 से 20 ड्रॉप पर मिनट। कब? स्टार्टिंग 15 मिनट, लेटर ऑन आफ्टर 15 मिनट। क्या बोल रहा हूं? आफ्टर 15 मिनट, कि अब क्या हो चुकी है? 15 मिनट हो चुकी है। 15 मिनट के बाद में ड्रॉप क्या होने वाली है? तो बढ़ा दो, और बढ़ाकर कितना कर दो? 25 से लेकर 40 ड्रॉप पर मिनट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग 15 मिनट, सर ये क्या मुद्दा समझ में नहीं आया कि पहले 15 मिनट तो ऐसे दे रहे हो, हैं इतनी ही दे रहे हो, और फिर आपने बढ़ा दी धड़ाम से। बेटा इसलिए बढ़ा दी क्योंकि जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जाता है तो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एनाफाइलेटिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोलो, या फिर आप कह सकते हैं कि पेशेंट को क्या? एलर्जी। क्या बोला मैंने? एलर्जी होना मोस्ट कॉमन देखा जाता है। तो एग्जामिनर घूम जाता है यहीं से और क्वेश्चन पूछता है कि एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या हो रहा है? एलर्जी जो है वो एलर्जी हो रहा है। तो आप एज ए नर्स उस वक्त क्या काम करेंगे, यह इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी। तो एज ए नर्स हम उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद दूसरा हमारी प्रायोरिटी होगी साथियों, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। डॉक्टर को क्या कर दिया जाए? इन्फॉर्म्ड कर दिया जाए। क्लियर बातें हुई क्या? बोलो या और ना। है समझ में आई क्या मेरी बातें? बिल्कुल क्लियर, बहुत इजी भाषा में और बहुत सरल तरीके से हम आपको डिलीवर कर रहे हैं साथियों। और ऐसा कंटेंट आपको अगर इसी टॉपिक का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखना है तो ज्वाइन करिएगा इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी और इसी टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। चलिए अभी फिलहाल इसी टॉपिक में कुछ और बातें हैं, वो आप साथियों को बता दी जाए तो बेहतर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? वो कौन सा पेशेंट है जिसे आरबीसी की जरूरत है? आरबीसी की जरूरत, तो मतलब उस पेशेंट को आरबीसी की जरूरत है जो हीमोग्लोबिन लेवल उसका क्या हो साथियों? कम हो। है पहले अगर मेरा आरबीसी का लेवल जो है, अडल्ट पर्सन हूं मैं अडल्ट पर्सन हूं, आरबीसी को मैं हटा देता हूं, हीमोग्लोबिन का लेवल मेरा कितना आ गया अडल्ट पर्सन होने में? अडल्ट पर्सन की कंडीशन में अगर मेरा हीमोग्लोबिन 8 और इससे भी कम हो गया, 8 और लेस, इससे भी कम हो गया है, तो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सख्त जरूरत है। और मैं इन्फेंट हुआ तो फिर तो 12 ग्राम पर डेसिबल जो है या उससे भी लेस क्या आ जाए? कम हो जाए आपका हीमोग्लोबिन। नाउ उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है साथियों? उस कंडीशन में भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना है। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिएगा भाई, तो ये बात भी आप ध्यान दे लें। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। चलिए नाउ हम आगे बात करते हैं इसके बाद में कि अब हम कह रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं हम। ध्यान दें, जब पेशेंट को आरबीसी की बात होती है साथियों, तो आरबीसी में एक रेंज की बात होती है और उसे हम कहते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू। क्या बोलते हैं साथियों उसे हम? हीमेटोक्रिट वैल्यू या हीमेटोक्रिट लेवल। क्या होता है? आरबीसी भर दी जाती है, जैसे मान लेते हैं ये आरबीसी भरी हुई है और ये आरबीसी भरने के बाद में ये आरबीसी जम गई है। तो ये आरबीसी जो जम गई है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हीमेटोक्रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसी को हीमेटोक्रिट कहा जाता है। और नॉर्मली ये 45 से 55 तक देखी जाती है किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर। क्लियर है? बाकी रिपोर्ट्स के हिसाब से लोग अलग अलग मेंशन करते रहते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर किसी पेशेंट को क्या करा जा रहा है, 1 यूनिट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 यूनिट
आरबीसी चढ़ाई जा रही है, 1 यूनिट आरबीसी चढ़ाई जा रही है, तो कितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? ध्यान से सुन ली, 1 यूनिट आरबीसी चढ़ाई जा रही है तो उसमें 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। ठीक है। और दूसरी बात, किसी को 1 यूनिट आरबीसी चढ़ाई जा रही है तो उसमें कितना हीमेटोक्रिट बढ़ेगा? तो लगभग 2 से 3% हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है साथियों वो क्या हो जाती है? इंक्रीज्ड हो जाती है जब आप किसी पर्सन को 1 यूनिट, ना कि 1 ग्राम, 1 यूनिट ब्लड जब आप चढ़ा देते हैं और उसमें भी क्या चढ़ा दें? आरबीसी चढ़ा दें। ठीक है भाई? अरे ये और नो? बिल्कुल। मैंने बातें करी है साथियों फिलहाल अभी भी आरबीसी की, है ना। आरबीसी के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगी, प्लेटिलेट्स होंगे, कॉलॉइड सॉल्यूशन होगा, प्लाज्मा होगा। इन सब के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और पूरी डिटेल स्टडी करिएगा इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के साथ। साथियों, क्लास पूरी देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।